तो सबसे पहले हम आज इसमें करेंगे 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो सारी कंडीशंस जो हमारी लाइफ के लिए नेसेसिटी हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। सराउंडिंग जो हमारे आसपास की है। Environment is defined all those conditions and their effect which influence human life. It is the sum total of surrounding and the totality of resources that affect our existence and the quality of life. Environment Protection Act की definition अगर हम पढ़े तो environment include करता है water, air, land और इनका इंटर रिलेशन, आपस में इनका रिलेशन विच एग्जिस्ट अमंग बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बीइंग एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। डेफिनेशन से हमें दो बातें जो है मेन पता चलती हैं। एक तो हमने फिजिकल यानी कि अबायोटिक होते हैं, एज वेल एज लिविंग जो है बायोटिक है वो एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट में क्या आते हैं, लैंड, वाटर, एयर, सोइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स और अदर रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ गिफ्ट दिए हैं, नेचर ने प्रोवाइड करवाए हैं। लिविंग एलिमेंट में हम लेके चलते हैं बायोटिक, प्लांट और एनिमल्स। फिर आता है इसकी इम्पोर्टेंस और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले है कि हमें प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज जितने भी हैं, वुड है, वाटर है, सॉइल है, जितने भी हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं और फिर हम उसको कन्वर्ट करके उसको यूजफुल थिंग्स में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूजफुल थिंग्स में। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो यूज करने पर खत्म नहीं होते हैं, एक बार यूज करने पर खत्म नहीं हो जाते, उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे वुड, सी, एनिमल्स। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो यूज करने पर डिप्लीटेड, खत्म होने जाते हैं और जिनका लाइफ टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फिर आता है इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट में सन है, सोइल है, वाटर है, एयर है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना, एयर के बिना हम नहीं रह सकते, वाटर के बिना हम नहीं रह सकते। तो हमारी एंड ऑफ लाइफ हो जाएगी अगर ये चीजें ना मिलेंगी तो हमारी लाइफ इन्हीं की वजह से सस्टेन होती है, चलती है। फिर इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, वेस्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, कर देता है वेस्ट को, ठीक है। इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज जो है उससे वेस्ट जनरेट होता है और इन्वायरमेंट जो गार्बेज की फॉर्म में होता है तो ये कहाँ जाता है, इन्वायरमेंट इसको ऑब्जर्व कर लेता है। फिर इन्वायरमेंट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके चलता है। कहते हैं सराउंडिंग जैसे रिवर्स, ओशन, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, मैन एंजॉयज दीज सराउंडिंग एडिंग टू द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। कि जो अपना बिजी शेड्यूल होता है उससे ब्रेक लेके हॉलीडेज में, वेकेशंस में लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, किसी ऐसे हिली एरियाज पे तो जाते हैं, गोवा चले जाते हैं, वहाँ पर सब है सारे आपके बीच वगैरह जो है वहाँ जाते हैं लोग, या माउंटेन्स वगैरह जहाँ मिलते हैं, इस तरह की जगह पर जाते हैं ना लोग, तो इसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। फिर आता है टू बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन और प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दो हैं, एक तो पोल्यूशन की और एक लैंड का, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन। पोल्यूशन आपको पता है चार तरह का होता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। इसमें तो अभी आपको तीन ही दिया हुआ है। सबसे पहले जो है एयर पोल्यूशन। सबसे पहले पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जब हमारी सराउंडिंग में इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच challenge purity of air and water and thereby pollute environment. Serious, it is the serious emerging challenge related to the it is the serious emerging challenge related to process of growth। ये ग्रोथ के प्रोसेस से रिलेट करता है। तो तीन तरह का है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। एयर में ऑक्सीजन होती है जो इसेंशियल एलिमेंट है हमारी लाइफ के लिए, और जब इसमें एयर में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है पीछे पोल्यूशन की वजह से कितनी बार स्कूल जो है वो हॉलीडे का
हमें अनाउंसमेंट करनी पड़ी थी गवर्नमेंट की तरफ से। वो इसलिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया था, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब एयर पोल्यूशन क्यों होता है भाई? आपको पता है जितनी इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं, ठीक है, पॉइजनस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सस्पेंड होती हैं, डस्ट होता है, पोलन होता है, स्मोक इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो करते हैं। और कौन करते हैं भाई? आपके व्हीकल्स वगैरह जो है वो करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इंडस्ट्रीज में, प्लांट जो लगाए जाते हैं वो करते हैं। मोटर व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि अब तो हर घर में जो है एक व्हीकल अवेलेबल होता है, तो इसलिए एयर पोल्यूशन बढ़ता जाता है। और इस एयर पोल्यूशन की वजह से हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये जो है डेडली डिसीज जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हम कम से कम एयर पोल्यूशन करें। व्हीकल्स को कभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत इमरजेंसी हो, अदरवाइज थोड़ा सा जो है अपनी वॉकिंग की आदत जो है उसको डेवलप करना चाहिए, बुक के हिसाब से जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आपकी मर्जी है भाई। नेक्स्ट इसमें आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर में इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, वो भी सीरियस है, प्रॉब्लम है हमारे लिए। पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट्स टू जब कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी जो है उसमें कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और अगर इस पोल्यूटेड वाटर को यूज़ किया जाता है तो डायरिया, हेपेटाइटिस जैसी जो है बीमारी जो है वो लग जाती हैं। अब इसमें वाटर पोल्यूशन कैसे कौन कौन करता है? इंडस्ट्रीज करती हैं, अपनी वेस्ट फेंकती हैं रिवर्स में, जिससे वाटर पोल्यूट होता है। घर के जो सीवरेज की अगर नहीं होती है तो वो घर के सीवर सारे कहाँ से लिंक होते हैं? सीधा स्ट्रीम्स और रिवर से होते हैं, वो भी फिर गंदगी फैलती है वहाँ पर। एग्रीकल्चर जो है वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को करते हैं, जब खेती बाड़ी करते हैं तो वो उसमें क्या मिलाते हैं? इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड जो है वो क्रॉप पर किया जाता है। किस लिए किया जाता है? ताकि फसलों को कीड़ा ना लगे। लेकिन जब बारिश आती है तो मिट्टी में वो जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड है वो बह जाते हैं मिट्टी के साथ, वो नदियों में पानी जाता है और फिर वाटर पोल्यूशन हो जाता है। थर्मल पावर हाउस, थर्मल की एक यूनिट जो है वो बंद कर दी गई थी। क्यों बंद की गई थी? क्योंकि थर्मल से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐश राख निकलती है, जो कि क्या करते हैं, पानी में मिक्स हो जाती है, फिर वाटर को पोल्यूट करती है। फिर आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन मैकेनाइजेशन जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मैकेनिकल हो गए हैं सारे इक्वली, वो भी क्या है, नॉइस पोल्यूशन करती हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई है, मिलियंस ऑफ व्हीकल्स जो है वो फिटेड होते हैं। अब तो इतने ज़्यादा हॉर्न भी इतने गंदे गंदे आ गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कि अगर एल्डरली पीपल के सामने, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, अगर लगातार वो हॉर्न उनके सामने बजाया जाता है तो उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आने की वो रहती है, चांसेस रहते हैं। तो ये जो है इंजन्स जो है रोड पर जो इतने व्हीकल्स चलते हैं वो नॉइज पोल्यूशन, लाउड स्पीकर वगैरह चलाए जाते हैं, डीजे वगैरह चलते हैं, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। कौन कौन नॉइज पोल्यूशन करता है वो देखिए दिया गया है। साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन्स, जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, कार, ट्रक और ट्रांसपोर्ट जो है ये करते हैं। और कंस्ट्रक्शन वर्क में जो मशीनें होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन करती हैं। तो ये तो थे तीनों तरह के पोल्यूशन, उसके कॉजेज। इसके बाद आता है दूसरी प्रॉब्लम थी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड जो प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट की वो है कि जब हम रिसोर्सेज का एक्सेस में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज हमारे डिग्रेड हो जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, सॉइल हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इसको हम नेचुरल कैपिटल कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या करते हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल कैपिटल का, फिजिकल कैपिटल के साथ साथ नेचुरल कैपिटल का भी यूज करते हैं। तो जब प्रोडक्शन में इंक्रीज करना होता है तो दोनों का ही देखो, आपको पता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में चाहे मशीन है चाहे कुछ है उसका डेप्रिसिएशन तो होगा ही सही। तो फिजिकल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल दोनों का क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, मशीन का जो डेप्रिसिएशन है उसके रिप्लेसमेंट के लिए तो हम कुछ अरेंज करके रख सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल कैपिटल का डिग्रेडेशन या डेप्रिसिएशन होगा उसको कौन करेगा? उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? उसको तो कंपनसेट नहीं किया जा सकता, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? इग्नोर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन क्या है? कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक बून है। एक क्यों? बून का मतलब क्या होता है कि एक वरदान है ये हमारे लिए। किस लिए? क्योंकि ये वैरायटी ऑफ थिंग्स कंज्यूमर को देता है जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। लेकिन ये एक बेन यानी कि अभिशाप, BAN बेन दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है अभिशाप। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या होता है, पेड़ काटे जाते हैं और उससे वुड बनाई जाती है, इंडस्ट्रीज के लिए जगह बनाई जाती है, पेड़ों को काट के इंडस्ट्रियल एरिया जो है स्टैब्लिश किया जाता है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन की वजह से फिर क्या होगा, अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो शहर भी बनेंगे, वही काम करने के लिए गांव से थोड़ी ना इंडस्ट्री में आएंगे, आसपास के एरिया में ही तो लोग रहेंगे ना इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। अर्बनाइजेशन हुआ। अब अर्बनाइजेशन होता है तो क्या होता है, more and more forests are cleared for the development of township। फिर क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों को काटा जाता है, ताकि क्या किया जा सके, टाउनशिप जो है उसको बनाया जा सके। फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो वुड की रिक्वायरमेंट जो हाउस की है उसको पूरा करने के लिए भी क्या चाहिए, वुड चाहिए, तब पेड़ काटे जाएंगे, फिर डिफॉरेस्टेशन होगा। पॉपुलेशन का साइज जो है वो बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो पॉपुलेशन की डिमांड जो है फायरवुड के लिए, लकड़ी के लिए, वो भी बढ़ती जाती है। फिर पेड़ काटे जाते हैं, रैपिड स्पीड से काटे जाते हैं, तो फिर डिफॉरेस्टेशन होता है। जितने मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है, जैसे भाखड़ा डैम है, दामोदर वैली है, ये भी क्या करते हैं, पेड़ों को काटेंगे तभी तो रिवर के ये डैम वगैरह बनाए जाएंगे ना, नदियों के ऊपर डैम बनाने होते हैं। तो कैसे ऐसे बन जाता है, रिवर के वाटर को रिजर्वियर सिस्टम में रखना पड़ता है, रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि जब इरिगेशन की जरूरत हो तो पानी वहां से स्टार्ट किया जा सके। तो इन सब में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। ये एक बहुत ही बड़ी हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। कहते हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो इसमें काम करती है। क्या काम करती है, एक तो वो रिस्टोर करती है और रिहेबिलिट करती है फॉरेस्ट्री को, यानी कि जितना डिफॉरेस्टेशन में पेड़ काटे गए हैं उतने ही न्यू प्लांट लगाती है ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। वेजिटेशन जो कवर करती है लैंड को उसको इन्हांस करती है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल पेपर इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रीज मैच करती है ताकि फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा हमारे यूज में ना आए। तो इस चीज़ों का एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है अफॉरेस्टेशन करके। नेक्स्ट इसमें आता है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड का डिग्रेडेशन कैसे, देखो, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, सोइल की फर्टिलिटी में, प्रोडक्टिविटी में जो कमी आती है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड कहते हैं। सोइल इरोजन, सबसे पहले इसमें आता है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है, जब तेज हवाएं चलती हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं उसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी जो है उसकी जो टॉप लेयर जो है वो सारी पानी के साथ बह जाती है। और आपको पता है उस टॉप लेयर में जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उस टॉप लेयर में क्या होते हैं, हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस होगी, पोटेशियम हो गया, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। की जो मिट्टी की टॉप लेयर होती है, अपर लेयर होती है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जब बारिश आती है तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह जाते हैं, जिससे सोइल की फर्टिलिटी जो है खत्म होती जाती है। दूसरा, सोइल में सैलिनिटी और एल्केनिटी जो है वो बढ़ती जाती है जब जरूरत से ज्यादा वाटर लॉगिंग की जाती है। तो आपको पता है पानी में क्या होते हैं, अल्काइन और सैलिनिटी होती है ना, नमकीन पना होता है, खारापन होता है, तो वो नुकसान करता है लैंड को, सॉइल की फर्टिलिटी को। अगर टॉप सॉइल पर ज्यादा वाटर लॉक किया जाएगा तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसको सक करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। फिर आता है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या हैं, तो क्या क्या कॉजेज हैं भाई, सिंपल सा है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा, पॉवर्टी बढ़ती है, गरीबी है
लोगों के पास काम है नहीं, लेकिन उनको खाना चाहिए। खाने के लिए फिर वो क्या है, लकड़ी काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेंगे। अर्बनाइजेशन जितना बढ़ेगा उतना ही लैंड का डिग्रेडेशन होगा। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है। ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन होगा तो डिग्रेडेशन होगा। ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स जितनी मल्टीप्लिसिटी में बढ़ेंगे उतना ही नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो क्या होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। सिविक्स नॉर्म्स, एक नागरिक के कर्तव्य, उसको जब आप डिसरिगार्ड करते हो, हम अपने, देखो सरकार हमारी सेफ्टी के लिए ही नियम बनाती है। चालान रखा गया है तो क्या चालान सरकार ने अपनी इनकम के लिए रखा है या आपकी सेफ्टी के लिए रखा है? सोच के देखना कभी। आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो किसकी सेफ्टी है? अगर हेलमेट पहनते हो तो 90% एक्सीडेंट में जो इंजरीज होती हैं उससे बच जाते हैं अगर हेलमेट यूज करते हैं। लेकिन वही हेलमेट नहीं लेके चलना, फिर पुलिस चालान काटती है, किसी से फोन करवा देना या रॉन्ग टर्न पे चले जाना या फटाफट बाइक और एक्टिवा भगा लेना ताकि चालान ना कटे। हम अपने नागरिक के, हम अपने कर्तव्य भी पूरे नहीं करते हैं। ठीक है ना। रोड्स पे खड्डे वगैरह होते हैं, उस पे हॉर्न बजाते रहते हैं, कुछ नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं, कितना नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, बस आगे भागने की जल्दी होती है। ठीक। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। ग्लोबल वार्मिंग, आज तो आप सारी की सारी अपनी नर्सरी से लेकर 10th तक में जो साइंस ईवीएस पढ़ी है ना, एक तरह से वो सारी आपकी रिवाइज हो रही है इस चैप्टर में। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग एक सिचुएशन है, ग्रेजुअल, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार जो है ग्लोबल टेम्परेचर, पूरी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा थैंक्स हम किसको कहेंगे? जो हमने किया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन और डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन। Owing to emission of ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिलीज की जाती है अर्थ के सरफेस पर, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो और ज्यादा वार्मर बनता जा रहा है। और अब जो आइस से ढका हुआ एरिया है वहां पर आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई है। पोलर में जो है वार्मिंग टेम्परेचर एस्केलेटिंग द मेल्ट ऑफ पोलर आइस इन टर्न इम्प्लाइंग ए राइज इन इन्फ्लिक्टिंग ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। और जब ये मेल्ट होनी शुरू होगी, बर्फ पिघलनी शुरू होगी है, तो इसकी वजह से नेचुरल कैलामिटी सबसे ज्यादा आती हैं। और ये ह्यूमन लाइफ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, खतरा है। तो पुअर कंट्रीज जो हैं वो इससे सबसे ज्यादा और सबसे पहले इफेक्ट होती हैं। ओजोन डिप्लेशन, आपको पता है ओजोन क्या करती है? सूरज की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको रोकने से, उसको धरती पर आने से रोकने में मदद करती है। क्योंकि अगर वो डायरेक्टली आ गई तो कैंसर जैसी बीमारी जो है वो तेजी से फैलती जाएगी। हालांकि अभी भी जो है वो कैंसर की बीमारी जो है वो तेजी से ही फैल रही है। छोटे छोटे बच्चों में भी अब तो कैंसर जो है उनको होना शुरू हो गया। समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। लेकिन ये सब करने वाले कौन है? हम ह्यूमन बींग्स ही हैं। हमने अपने इन्वायरमेंट को ध्यान नहीं रखा। हमने प्रकृति के साथ, नेचर के साथ इतना ज्यादा नेचर में इंटरफेयर किया है कि 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए नेचर ने हमें घर बिठा दिया। बैठो अब घर, तुम्हें पता चले। 6-7 महीने जो ये लॉकडाउन रहा, कुछ नहीं खुला, 3 महीने तो पूरा प्रॉपर ही बंद रहा। उन 3 महीनों में सोचो नेचर पर कितना ज्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, ग्रीनरी कितनी बढ़ गई, पोल्यूशन कितना कम हो गया। लेकिन जब से फिर ये खुल गया, फिर वही आपका धप्पी शुरू हो गई है, फिर वही पोल्यूशन का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। This refers to reduction in ozone in atmosphere. It occurs owing to excessive use of ozone depletes. There is greater ultraviolet radiation reaching the earth, which is a danger to living organisms. In the recent past, nearly 5% depletion in ozone layer has been recorded, which is an issue of global concern. ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी स्ट्रेटजीज। ये टॉपिक हम करेंगे कल कवर। थोड़ा सा आज ये स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया कर लेते हैं और डाइकोटोमी कर लेते हैं। इंडिया में क्या स्टेटमेंट है कि एनवायरनमेंट की?
कहते हैं इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जितनी है उसका 18% जो है सिर्फ 2.5% जोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। 21.9% कंट्रीज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज इंडोमेंट जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन एक्सेस में किया जाता है, उतनी उसकी रेट नहीं है रीजनरेट होने की जिस स्पीड से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन वेस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बियॉन्ड हो गए हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। द डाइकोटोमी ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया, इंडिया में क्या इसकी डाइकोटोमी है, इन्वायरमेंट इज डिग्रेडेशन, environmental degradation in India points to a paradoxical situation हो गई है। पैराडॉक्सियल क्यों है? It is occurring and expanding owing to staggering poverty as well as rapid growth of production capacity। अब इस चीज को बेटे ध्यान से समझो कि एक तरफ से हमारी कंट्री में जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि पॉवर्टी कम होनी चाहिए। प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ रहा है, तो पॉवर्टी तो कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो पैराडॉक्सियल है, परस्पर एक दूसरे के विरोधी बात चल रही है कि प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है। रीजन बीइंग क्या है? क्योंकि मशीनों का यूज ज्यादा किया जाता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, डिफॉरेस्टेशन करके इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा रहा है। ह्यूमन बींग्स की नीड्स कहाँ से सरवाइव कर पाएंगे? एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ना। पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। गांव में तो लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, पेड़ काटते हैं, लकड़ी लेके आते हैं, ईंधन जलाते हैं, चूल्हा जलता है, उनका ये काम होता है। और प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है वो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को अर्बन एरियाज में बढ़ाती है। फिर इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो वेस्ट होती है, वो पोल्यूट करती है, एयर पोल्यूशन भी करती है और वाटर को भी करते हैं। और सोने पे सुहागा वाली बात ये हो जाती है, व्हीकल्स जो है, पेकुलर ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, तो ओवरऑल हम सब ने मिलकर क्या कर दिया, इन्वायरमेंट को पूरी तरह से डिग्रेड कर दिया। ठीक है, इस इन्वायरमेंट को सेव कैसे किया जाए, इसके भी भाई जनरल पॉइंट बनते हैं। एक तो अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता लाई जाए, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट बनाए जाए, अफॉरेस्टेशन कैंपेन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। अफॉरेस्टेशन कैंपेन में अगर आपको याद हो, चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट, ये दो आएंगे अभी आगे, थोड़ी से टॉपिक के बाद आएगा चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट, जिसमें लोग कितने जागरूक हुए थे, उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया था कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। ये था नेचर से उनका प्यार, ये था ह्यूमैनिटी से उनका प्यार कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव करना है। तो फॉरेस्टेशन के कैंपेन चलाने चाहिए, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन पर कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है उनको बंद कर देना चाहिए, वाटर का मैनेजमेंट करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट का मतलब कि वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो सॉलिड होना चाहिए, हाउसिंग की जो है कंडीशंस उसमें सुधार होना चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो स्लम एरियाज हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। इस तरह की चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो कल करेंगे हम टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी फीचर्स और इसकी स्ट्रेटजीज, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो जो करवा रहे हैं साथ साथ उसको पढ़ना जरूर है।